इंग्लिश क्लास 5th। प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन आंसर्स तक थर्ड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया था। नाउ इन वोकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशन सबसे पहले है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में चूज द बेस्ट प्रीफिक्स, राइट द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो ये जो बॉक्स है उसमें आपको प्रीफिक्स दिए। प्रीफिक्स क्या होता है? जो कोई भी वर्ड हो उसके आगे लगाते हैं तो उससे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है और नया वर्ड बनता है। यहाँ पे हमको इस टाइप के प्रीफिक्स दिए जिससे हमको ऑपोजिट बनाने हैं। तो उसमें से मैंने यहाँ पे आपको प्रीफिक्स लिख के दिए हैं, पीछे का पूरा स्पेलिंग आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि एडवांटेज, तो एडवांटेज का ऑपोजिट होता है डिसएडवांटेज। यूज़ का मिसयूज़, पॉसिबल का इम्पॉसिबल, अवेलेबल का अनअवेलेबल, लीड का मिसलीड, इक्वल अनइक्वल, लिमिट अनलिमिट। तो इस तरह से सारे ऑपोजिट्स लिखने हैं और फिर लर्न कर लेने हैं। सेकेंड क्वेश्चन में नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स और इट्स ऑपोजिट्स फ्रॉम द प्रीवियस एक्सरसाइज। तो जो ऊपर के जो ऑपोजिट्स हैं उनको सेंटेंस के हिसाब से सुटेबल वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सी इन द फर्स्ट सेंटेंस यू कैन सी मैनी underdeveloped countries get a lot of help from the United Nations organization। अब सेंटेंस रीड करके पहले समझना होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स से हेल्प कौन सी कंट्रीज़ लेती हैं? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ लेती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हेल्प नहीं लेती हैं। तो यहाँ पे वी विल पुट अंडर डेवलप्ड। द वेल प्रिविलेज्ड कंट्रीज शुड ऑल्सो lend a helping hand to supply food and basic needs to such nations। So try to understand this। well privileged यानी well developed, privileged यानी developed। Second is it is important for children to be honest and always tell the truth to their parents and teachers। Third, Raj and his brother always get an unequal shares from their sister that annoys them। annoy यानी गुस्सा होना, क्योंकि उसको अनइक्वल शेयर मिलता था इसलिए वो गुस्सा होता था। दे कंप्लेन टू देयर मदर दैट देयर सिस्टर इज पार्शियल एंड दैट शी नेवर गिव्स देम एन इक्वल शेयर ऑफ द थिंग। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि वो हमेशा ही मदर से इक्वल शेयर के लिए कंप्लेन करते थे। नाउ इन लिसनिंग सेक्शन TH sounds. Listen and repeat the following words. Pay attention to the sounds made by the letter combination TH। TH वाले words हैं, read करने हैं, understand करने हैं। यहाँ पे बॉक्स में दिए हैं TH वाले words, तो उसको read करके फिर नीचे की जो exercises हैं उसमें use करने हैं। See, complete the words or complete the words they have the TH in the middle or and at the end। I have given all the answers and I have also given the PDF in the previous video or in the PDFs, so you complete it from that and read the whole exercise। Now in grammar section, very important grammar is in a subject and verb agreement। Now what to do? See what is subject and what is verb in the sentence। तो कोई भी सेंटेंस, जैसे कि ये सेंटेंस लेते हैं माई अंकल इज़ अ डॉक्टर। तो इस सेंटेंस में माई अंकल जो पहला डूअर होता है वो होता है सब्जेक्ट, फिर ये इज़ है वो वर्ब है, और जो लास्ट में दैट इज़ ऑब्जेक्ट। नॉर्मली जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो इस हिसाब से होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सीखना है। उसमें क्या रहेगा कि अगर सब्जेक्ट यानी जो फर्स्ट पर्सन है या फर्स्ट थिंग है वो सिंगुलर है, इफ़ इट इज़ सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट्स नीड सिंगुलर वर्ब्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स नीड प्लूरल वर्ब्स। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ जो वर्ब होता है वो सिंगुलर यूज़ करना है,
और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ वर्ब प्लूरल यूज़ करना है। अब सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है, प्लूरल कौन सा होता है, ये डिस्कस करते हैं और उसको सिंगुलर या प्लूरल कैसे बनाएंगे वो भी। तो यहाँ पे बेटर एग्जाम्पल दिया है कि सी, ये सेंटेंस में नाउन जो है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। सी, द लायन अटैक्स द डियर, तो लायन सिंगुलर है तो वर्ब के पीछे एस लगेगा और वो बनेगा सिंगुलर वर्ब, द डियर। देन प्लूरल, द लायंस, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर रहेगा, द डियर। अब ये जो रूल है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए है, पास्ट टेंस के लिए नहीं है। जनरली वो पास्ट टेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना हो। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, वर्ब्स दो टाइप के होते हैं, मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स, तो मेन वर्ब्स में क्या होता है कि सिट, स्टैंड, प्ले, ये सारे जो वर्ब्स होते हैं वो मेन वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, इज़, आर, एम, वॉज, वेर, हैज़, हैव, डज, डू, तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो अब अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो फिर हमको पता है कि इज़ जो है वो सिंगुलर के लिए होता है, इज़ और एम, और आर जो है वो प्लूरल के लिए होता है। तो इस तरह से आपको वर्ब्स यूज़ करने हैं। नाउ सी, the agreement rules apply to the following helping verbs when they are used with the main verb is, are, was, were, has, have, does, do। तो यहाँ पे ये सारे बॉक्सेस रिफ़र करने हैं। फर्स्ट सी, द बॉय इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। द बॉयज़ प्लूरल है तो यहाँ पे उसके लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है। उसी तरह से द बॉय सिंगुलर है तो पास्ट टेंस में वॉज यूज़ किया, सिंगुलर, द बॉयज़ तो प्लूरल। उसी तरह से यहाँ पे हैज़ सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए, और यहाँ पे भी डज सिंगुलर के लिए, डू प्लूरल के लिए। और भी बहुत सारे रूल्स हैं, वन बाय वन लर्न करते जाने हैं। सी, अब यहाँ पे सब्जेक्ट इज़ कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट का ऐसे कोई कंपाउंड चीज़ नहीं है, उसमें सिर्फ इतना है कि एक से ज़्यादा, जैसे यहाँ पे द बॉय है तो उसके साथ और एक द गर्ल है, मतलब एक से ज़्यादा होता है, दैट बिकम्स कंपाउंड। तो सी, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। सी, यहाँ पे द बॉय डज द आर्ट वर्क, द गर्ल डज द आर्ट वर्क, तो यहाँ पे बॉय सिंगुलर है तो उसके साथ डज, गर्ल सिंगुलर है उसके साथ डज। लेकिन अगर दोनों ही साथ में होते हैं, जैसे कि द बॉय एंड द गर्ल डू द आर्ट वर्क, तो बॉय और गर्ल दोनों मिलके प्लूरल हो जाता है, तो यहाँ पे हमको प्लूरल के लिए जो वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब डू यूज़ करना है। उसके लिए क्लू दिया है, क्लू फॉर कंपाउंड सब्जेक्ट, टू और मोर सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स, दो सिंगुलर मिले हो या फिर खुद सब्जेक्ट ही प्लूरल हो, तो उस टाइम पे, या फिर उसमें एंड यूज़ किया हो तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट या फिर बनता है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। उसके लिए और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि राम एंड राज आर प्लेइंग फुटबॉल। राम एंड राज आर प्लेइंग फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। राम और राज दोनों के लिए आर और दे के लिए सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। राम एंड आई प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल, ये भी प्लूरल हो जाता है, ये भी प्लूरल हो जाता है। द एलिफेंट एंड द मंकी आर गुड फ्रेंड्स, दे आर गुड फ्रेंड्स। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, राम और राज प्ले फुटबॉल। In this sentence, it is just one person, either राम और राज, और से यूज़ किया है, तो दोनों में से कोई भी एक होगा, तो ये बनता है सिंगुलर नाउन। जब और होता है बीच में तो
क्या रहता है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, या तो राम या तो राज। तो यहाँ पे हम वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। सम नाउन एंड्स विथ एस बट दे आर सिंगुलर एंड हेंस विल एग्री विद द सिंगुलर वर्ब। जैसे कि न्यूज़, पीछे एस लगा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है। मैथमेटिक्स, ये भी सिंगुलर है। पॉलिटिक्स, ये भी सिंगुलर है। तो ये जो नाउन्स हैं वो सिंगुलर नाउन्स हैं, तो उसके साथ जो वर्ब्स यूज़ होंगे वो भी सिंगुलर होंगे। इज़ या वॉज। सी हियर, द न्यूज़ अबाउट द orangutan is truly strange. मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स ऐसे फिर भी इज़, ऐसे मतलब वो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। तो न्यूज़, मैथमेटिक्स। नाउ indefinite pronouns can pose spatial problems in subject verb agreement. An indefinite pronoun is a pronoun that does not refer to any person or thing in particular. तो indefinite pronouns कौन से होते हैं, जैसे कि anything, something, everything. तो the difficulty is that some indefinite pronouns sound plural when they are actually singular. जैसे कि as subject the following indefinite pronouns always take singular verbs. Everybody, everybody में every जो होता है, every मतलब वो सिंगुलर हो जाता है। यहाँ पे everyone, everything, no one, nobody, each। तो ये जो सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं तो इट मेक्स द सब्जेक्ट सिंगुलर। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है कि एवरीबडी आर, एवरीबडी इज़ होता है, आर नहीं होता है। तो ये जो सारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं वो दिखते प्लूरल है, एक्चुअल में वो सिंगुलर होते हैं। नाउ सी, नीचे एग्जाम्पल्स देखते हैं तो बेटर समझ में आएगा। एवरीवन हैज़ लेफ्ट फॉर द पिकनिक। Nobody is ready to work hard. Nobody, तो उसमें एक ही पर्सन होता है। everyone उसमें भी एक ही होता है। Each of us shares the project work. One of the student takes. each आया singular. वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से कोई भी एक। वन ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स में से कोई भी एक। ओके, तो इस तरह से ईच, एवरी हो तो दैट डजंट मीन कि वो प्लूरल है, वो सिंगुलर होता है। अब नेक्स्ट इज, यहाँ पे कुछ इनडेफिनिट प्रोनाउंस प्लूरल वाले दिए हैं। बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल, अदर्स। तो बोथ मतलब समझ में आ गया कि बोथ मतलब दो होंगे, फ्यू मतलब कुछ होंगे, मैनी मतलब भी ज़्यादा होते हैं, सेवरल मतलब भी ज़्यादा होते हैं, अदर्स मतलब भी ज़्यादा। तो ये सारे जो है प्रोनाउंस वो है प्लूरल वाले हैं। तो उनके साथ वर्ब जो यूज़ होता है आर, हैव, आर, प्लूरल ही यूज़ करना है। अब आगे की जो एक्सरसाइज है, remember in the above sentence look for the subject after the verb and choose a singular is or are plural verb to agree with the subject। तो इस तरह से याद रखना है, ये सब्जेक्ट वर्ब का अग्रीमेंट, और उस हिसाब से नीचे की एक्सरसाइज करनी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।